नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए रुख करते हैं देश और प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 353 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 6 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा 398 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बुधवार को अल्मोड़ा में 20, बागेश्वर में 2, चमोली में 9, चंपावत में 7, देहरादून में 75, हरिद्वार में 94, नैनीताल में 30, पौड़ी में 27, पिथौरागढ़ में 24, रुद्रप्रयाग में 15, टिहरी में 20, उधम सिंह नगर में 10 और उत्तरकाशी में 20 मामले सामने आए हैं। जिस गंगा में पिछले दिनों लाशों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ था, उसी गंगा में लकड़ी के एक बक्से में एक नवजात बच्ची मिली है। गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके में दादरी घाट के किनारे गंगा में बहते बक्से में बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर लोगों ने उसे बाहर निकालकर खोला तो सभी चौंक गए। बक्से के अंदर चुनरी में लिपटी बच्ची के साथ जन्म कुंडली भी रखी हुई थी। कुंडली में बच्ची का नामकरण भी किया गया था और उसे गंगा नाम दिया गया था। बक्से में रखी कुंडली के अनुसार बच्ची 21 दिनों की है। बच्ची को गंगा से निकालने वाले मल्लाह परिवार ने उसे अपने पास रखने की अधिकारियों से मांग की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि चारधाम यात्रा के हाल भी कुंभ जैसे ना हो। कुंभ में बिना धरातल की हकीकत जाने एक दिन पहले एसओपी जारी की गई। इसके कोरोना फैला। प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और चारधाम यात्रा के संबंध में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अफसरों से रवैये पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अधिकारी बिना तैयारी के अंतिम समय पर निर्णय ले रहे हैं। इससे उत्तराखंड की छवि खराब हो रही है। अदालत ने 21 जून तक चारधाम की नई एसओपी जारी कर सभी रिकॉर्ड के साथ नया शपथ पत्र पेश करने को कहा है। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर गंगोत्री चारधाम के तीर्थ पुरोहितों का विरोध प्रदर्शन 6वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को तीर्थ पुरोहित ने बाहां पर काली पट्टी बांधकर सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए भजन कीर्तन का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि चारधाम सरकार की जागीर नहीं है। इन धामों को हमारे पूर्वजों ने संरक्षित किया है और परंपराओं को जिंदा रखा है। उन्होंने कहा कि बीते 6 दिनों से तीर्थ पुरोहित धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी मांगों का निस्तारण नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारत को सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्रों में से एक बताया और वैश्विक निवेशकों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि देश में कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न बाधाओं के बाद अब स्वास्थ्य सुविधाओं और अर्थव्यवस्था को दुरुस्त और तैयार करने की ज़रूरत है। स्टार्टअप क्षेत्र पर केंद्रित विवाटेक सम्मेलन में 5वें संस्करण को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत और फ्रांस व्यापक विषयों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ये समय की ज़रूरत है कि दोनों देश इस समझदारी के साथ आगे बढ़ें। महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 26 जून को डीए के इजाफे को लेकर बैठक करेगी, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में करीब 32,400 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। लंबे समय से डीए का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के खाते में सरकार जल्द ही ये पैसा ट्रांसफ़र कर देगी। बता दें कि सैलरी में ये इजाफा 7वें वेतन आयोग के तहत होगा। 1 जुलाई के बाद से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़कर 28% हो जाएगा। कोरोना वायरस को देखते हुए रद्द हुई सीबीएसई 12वीं की परीक्षा का 2021 के रिजल्ट के लिए मूल्यांकन का फॉर्मूला आज जारी किया जाएगा। सीबीएसई की ओर से ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तय करने के लिए 12 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। ये कमेटी आज अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संजय भारद्वाज ने बताया कि कमेटी आज रिपोर्ट सौंपेगी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, इसलिए आज पहले सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देंगे। इसके बाद सीबीएसई रिजल्ट घोषणा की जाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि नागरिकों के लिए कोरोना रोधी दवाओं की खरीद और सप्लाई में कांग्रेसी विधायक जीशान सिद्दीकी और अभिनेता सोनू सूद की भूमिका की जांच की जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि इन लोगों ने खुद को एक तरह का मसीहा बनाने की कोशिश की है और इस बात की पड़ताल भी नहीं की कि जो दवाएं खरीदी गई हैं वो नकली तो नहीं है और सप्लाई वैध है या नहीं। केंद्र सरकार ने बुधवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए आयुध निर्माण बोर्ड OFB के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये प्रस्ताव पिछले काफ़ी समय से लंबित पड़ा था। सरकार की तरफ से इसके पुनर्गठन के लिए दी गई मंजूरी के तहत OFB और इसके 41 कारखानों को 7 अलग अलग कंपनियों में बदला जाएगा, जिससे काम की जवाबदेही बढ़ सके।
ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की मौजूदगी में लिया गया। जल्द ही देश में कोरोना की तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक वी का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में छोटे पैमाने पर टीकाकरण किया भी गया है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से चालू नहीं किया गया है। ये जानकारी डॉक्टर रेड्डी लैब की तरफ से दी गई है। कोविन ऐप पर अभी स्पुतनिक वी वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है। स्पुतनिक वी का रजिस्ट्रेशन इसके कमर्शियल लॉन्च के समय से ही शुरू होगा। तो देश और प्रदेश की इन खबरों में अभी के लिए इतना ही। और अगर आपको हमारे न्यूज़ और हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताज़ा अपडेट के लिए। और देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।